हेलो गाइस, वेलकम टू डूअर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश आज आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल लेके आया हूँ। आज का डे है फ्राइडे, जनवरी 25, 2019। आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स आज का टॉपिक है सीजन्स वर्स्ट। ये जो वर्स्ट वर्ड है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। वर्स्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट इस तरह से फॉर्म चलते हैं, ठीक है, मतलब कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में। तो यहाँ पर जो वर्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री होता है बैड का। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये वर्स्ट है यहाँ पर नाउन की तरह है, ठीक है। एक वर्ड कहाँ नाउन है कहाँ एडजेक्टिव है, इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं या फिर उसके अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो मीनिंग्स होते हैं, इसकी जानकारी के लिए आप ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर में विजिट कर सकते हो। चाहे ऑनलाइन आप सर्च कर लीजिए पर्टिकुलर एक वर्ड को, या फिर आप ऑफलाइन जो आपने डिक्शनरी खरीद रखी हो तो उससे आप जा करके मतलब देख सकते हो एक वर्ड को कौन कौन से फेजेस में यूज़ किया जाता है, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो ज़्यादातर कॉमनली यूज़ होते हैं, उनके मीनिंग्स क्या है उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है। तो यहाँ वर्स्ट जो नाउन है इसका जो मीनिंग है वेरी बैड थिंग का मतलब होता है, ठीक है। तो सीजन्स वेरी बैड थिंग, सीजन्स वर्स्ट मतलब सीजन की सबसे बुरी चीज़ क्या है, उस पर ये टॉपिक लिखा, मतलब वो टॉपिक है। और ये लिखा गया है ऑन द इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक, मतलब इन्फ्लुएंजा के आउटब्रेक मतलब होता है प्रकोप, इस पर ये टॉपिक लिखा गया है। आउटब्रेक का मतलब आप कह सकते हो कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी डिसीज़ जो कि, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि बड़े स्तर पे एक लार्ज स्केल पे फैली हुई हो, काफ़ी लोगों को प्रभावित करे, उसे आउटब्रेक कहते हैं, चाहे वो प्रॉब्लम हो। और ज़्यादातर डिसीज़ के केसेस में आउटब्रेक आता है, ठीक है। तो और इन्फ्लुएंजा क्या होता है, इन्फ्लुएंजा कॉमन कोल्ड जिसे कहते हो आप, मतलब कहने का थोड़ा सा हरारत होना, सर्दी जुकाम इस तरह का हो जाना, हल्का फीवर हो जाना, सर दर्द करना, ऐसी छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं इन्फ्लुएंजा के मतलब रूप में, वो हर व्यक्ति को लगभग लगभग प्रभावित करती हैं। और ये ज़्यादातर उस समय होता है जब मतलब अचानक से सीजनल चेंज होता है, मतलब मौसम में जैसे ही परिवर्तन होता है, थोड़ा सा भी ठंड के बाद एकदम से बरसात हो गई, या फिर पहले कभी रात में ठंड पड़ रही है और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इस तरह की जो अचानक से मतलब सडन एक्टिविटीज़ होती हैं मतलब नेचर में, तो वो जो है इस तरह के मतलब कहने का रिजल्ट हमें मिल जाते हैं इन्फ्लुएंजा वाले। तो ये कह रहे हैं ऑन द इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक, इन्फ्लुएंजा के प्रकोप पर ये टॉपिक लिखा गया है, ठीक है। जुकाम भी कहते हैं इन्फ्लुएंजा, इसमें भी जुकाम भी आ जाता है, ठीक है। तो आप एक लाइन पढ़िए फिर इसके बारे में बात करते हैं। अ कंसर्टेड पब्लिक हेल्थ पुश, कंसर्टेड एकजुट मिल करके, पब्लिक हेल्थ पुश मतलब होता है जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और पुश माने होता है या तो वैसे तो धक्का लगाना होता है ना, धक्का देना, लेकिन पुश का मतलब आप पहल कह सकते हो, मूव, स्टेप या एफर्ट, प्रयास कह सकते हो, ठीक है। तो एक कंसर्टेड पुश मतलब कंसर्टेड एफर्ट, एक एकजुट प्रयास, कौन सा, पब्लिक हेल्थ मतलब जन स्वास्थ्य के क्षेत्र का एकजुट प्रयास, इज रिक्वायर्ड उसकी आवश्यकता है, टू टैकल निपटने के लिए, पीरियडिक आउटब्रेक्स ऑफ इन्फ्लुएंजा, आउटब्रेक्स माने प्रकोप, ऑफ इन्फ्लुएंजा माने इन्फ्लुएंजा के जो प्रकोप हैं उनसे निपटने के लिए, ठीक है। और वो कैसे प्रकोप हैं, ये प्रकोप हैं ये पीरियडिक, मतलब एक पीरियडिक मतलब होता है एक पर्टिकुलर पीरियड के टाइम, पीरियड के बाद फिर से उसी चीज़ को रिपीट करना, ठीक है। तो पीरियडिक मतलब होता है कि समय समय पर बार बार घटित होने वाले जो इन्फ्लुएंजा के प्रकोप हैं उनसे निपटने के लिए हमें कंसर्टेड पब्लिक हेल्थ पुश की आवश्यकता है, मतलब ऐसे प्रयास की आवश्यकता है जिसमें सभी लोग समाहित हों और वो जनता के स्वास्थ्य के लिए मतलब कहने का कार्य करे, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो टॉपिक लिखा गया है वो इन्फ्लुएंजा पर ही लिखा गया है, बहुत ही कॉमन सी डिजीज़ है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ये तो आप जीके में भी पढ़ चुके होंगे। तो इसी से रिलेटेड इन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, और मतलब बेसिकली जो बात की गई है वो ये है कि इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड मतलब वैक्सीन्स हैं मार्केट में अवेलेबल, गवर्नमेंट्स के पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्फ्लुएंजा से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या में कमी नहीं हो रही। लगातार हर साल जो है लोगों की संख्याएं बढ़ती हैं और इससे लोग प्रभावित होते हैं। हालांकि ये बहुत ही माइनर चीज़ है, ठीक है, मतलब इतनी बहुत बड़ी, लेकिन ये घातक भी हो सकती है, इसके रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं अगर इसको सही से कम समय में ट्रीट नहीं किया गया, ठीक है। तो आखिर ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, डेथ टोल्स कितनी पहुँच गई हैं इसके कारण से, ठीक है, और इससे अफेक्टेड जो पर्सनस हैं उनकी संख्या कितनी बढ़ गई हैं, कहाँ पर ये सबसे ज़्यादा, ये सारी चीज़ें जो हैं विथ फैक्ट्स मतलब कहने का विथ डाटा फिगर्स के साथ यहाँ पर इस एडिटोरियल में मेंशन किया गया है, मतलब आंकड़ों के साथ दिखाया गया है, ठीक है। मेंशन करना मतलब उल्लेख करना होता है, इसका साइनोनिम CIT साइट होता है, ठीक है, बात की जा चुकी है इस पर। तो हम टॉपिक को पढ़ते हैं और जानते हैं इनके कुछ फिगर्स आंकड़ों के बारे में, ठीक है, डाटा के बारे में। सीजनल इन्फ्लुएंजा, मौसमी इन्फ्लुएंजा की बीमारी जो है मौसम समय के मौसम बदलने के साथ साथ, सीज़न के बदलने, ऋतुओं के बदलने के साथ साथ, आप सीधे से ऋतु पढ़िए इसे, पोजेज
अ सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ चैलेंज। जब पोज वर्ब आती है तो मैं हर बार आपको हाईलाइट करता हूँ एक चीज़, है ना, पोज किसके साथ आता है, पोज अ चैलेंज। आपने कम से कम 4 से 5 बार तो देख ही लिया होगा मेरे एडिटोरियल पढ़ाने के दौरान कि पोज अ चैलेंज आता है, पोज अ क्वेश्चन तो एग्जाम में आपका सीधा सीधा प्रश्न बन चुका है क्लोज टेस्ट में 2016 के 10+2 के पेपर में। वहाँ पर क्वेश्चन आया था आगे और पोज को फिल इन द ब्लैंक्स करता था और करेक्ट वर्ब भरनी थी, ठीक है। तो अब वहाँ पर आपको चूज करना था कौन सी वर्ब, तो पोज अ क्वेश्चन, पोज अ चैलेंज, प्रश्न खड़ा करना, चुनौती खड़ा करना, इस प्रकार से रेज अ क्वेश्चन, ऐसे कई सारे वर्ब्स आती हैं इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो सीजनल इन्फ्लुएंजा पोजेज अ सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ चैलेंज, जन स्वास्थ्य के प्रति सब बहुत सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण चुनौती को क्या करता है, खड़ा करता है, पोज करता है। कौन, सीजनल इन्फ्लुएंजा, चूंकि सब्जेक्ट यही है तो काम यही करेगा, एक्शन यही करेगा, ठीक है। और क्या कर रहा है, पोज कर रहा है, समस्या खड़ी कर रहा है, चुनौती खड़ी कर रहा है, ठीक है। फॉर इंडिया, भारत के लिए, एवरी वर्ष, ईयर मतलब प्रत्येक वर्ष, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एवरी ईयर, डेली, जब इस तरह के वर्ड्स जुड़ जाते हैं तो ये हैबिचुअल सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाता है ना। प्रत्येक वर्ष ऐसा करता है, वो प्रतिदिन स्कूल जाता है ना, वो प्रतिदिन मंदिर जाता है, वो प्रतिदिन नमाज पढ़ता है। तो इस तरह के जब सेंटेंस आ जाते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको क्या एक हैबिट का नहीं सेंस आता कि एक पर्टिकुलर घटना जो है रोज हो रही है, मतलब कहने का एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद लगातार हो रही है। और हैबिचुअल सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप हैबिचुअल सेंटेंस भी कह सकते हो, जिसमें हैबिट्स की बात बताती है ना। वो सोता है, वो खाता है, वो प्रतिदिन स्कूल जाता है, ये हैबिट वाले सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट है भी, ठीक है। और अगर नहीं होता, हमें वर्ब भी चुननी होती, हमें एवरी ईयर यहाँ दे रखा है तो हम इससे आइडिया लगा लेते हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में जाना है, ठीक है। तो सीजनल इन्फ्लुएंजा जो है ये जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में जन स्वास्थ्य के लिए प्रति एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चुनौती को खड़ी करता है, किसके लिए, भारत के लिए, एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, ठीक है। द स्पर्ट इन इन्फेक्शंस, स्पर्ट माने होता है बढ़ोतरी, इंक्रीज, है ना। तो वैसे ये प्रीपोजिशन भी आप देखेंगे यहाँ पे इन आ रहा है, इंक्रीज इन समथिंग, रिडक्शन इन समथिंग, ड्रॉप इन समथिंग, है ना। तो इस प्रकार से जो इंक्रीज और डिक्रीज के लिए प्रीपोजिशन आते हैं क्या, इन फॉलो होते हैं, किस चीज़ में मतलब बढ़ोतरी या घटोतरी होना, इस प्रकार से, ठीक है। तो कह रहे हैं स्पर्ट इन इन्फेक्शंस, जो इन्फेक्शंस है उसमें बढ़ोतरी। कैसे इन्फेक्शंस, ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ 2019, 2019 के पहले 2 सप्ताहों के दौरान, मतलब कहने का जनवरी के, वही 15 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का कि 2019 के पहले 2 सप्ताहों के दौरान जो इन्फेक्शंस हैं उनमें जो बढ़ोतरी हुई है, स्पर्ट बढ़ोतरी हुई है। क्राई आउट फॉर सम एन इफेक्टिव प्लान, क्राइज आउट फॉर, क्राई आउट फॉर समथिंग का वैसे आप शाब्दिक मीनिंग निकालो तो ही आपका एग्जैक्ट मीनिंग निकल आता है। क्राई आउट, खुल करके चिल्लाना किस चीज़ के लिए, अब चिल्लाने का मतलब क्या हो गया, अत्यंत उस चीज़ की आवश्यकता है आपको, इसलिए आप चिल्ला रहे हो खुल के, ठीक है। तो यही इसका मतलब भी होता है, क्राई आउट फॉर समथिंग मीन्स नीड समथिंग, किस चीज़ की आवश्यकता होना। तो ये जो बढ़ोतरी है मतलब 2019 के पहले 2 सप्ताहों के दौरान इन्फेक्शंस में, ये बढ़ोतरी को आवश्यकता है किस चीज़ की, एन इफेक्टिव प्लान, एक प्रभावी योजना की, टू कंटेन इट, जो कि इसे रोक सके। अब देखिए कंटेन वर्ब, इस वर्ब के मिनिंग के बारे में जानते हैं। कंटेन तो वैसे शामिल करना होता है, इफ़ समथिंग कंटेन समथिंग मतलब वो उसको शामिल कर रहा है, लेकिन कंटेन का एक मीन्स होता है कि प्रिवेंट समथिंग, स्पेशली किसी डिसीज या किसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए भी कंटेन वर्ब आती है, ठीक है। और ये एक बार पहले आ चुकी है और आज आप फिर से यहाँ देख रहे हो कि कंटेन इट मतलब उस बढ़ोतरी को रोकने के लिए। इट किसके लिए आया है, इट प्रोनाउन को आप जानेंगे, अगर नहीं जान पा रहे हैं तो प्रॉब्लम कर देगा। ये इट आया है स्पर्ट के लिए, बढ़ोतरी, और बढ़ोतरी किस में हुई है, इन्फेक्शंस में। जो इन्फेक्शंस में स्पर्ट हुआ है, इंक्रीज हुआ है, उसको कंटेन करने के लिए यानी प्रिवेंट करने के लिए एक प्रभावी योजना की आवश्यकता है, इस मतलब नीड है, क्राई आउट है ना, इस की इंडिकेशन ये दे रहा है। मीन्स अगर पूरा सीधा मीनिंग आप निकालें तो ये होगा इन्फेक्शंस में बढ़ोतरी। कौन से इन्फेक्शंस, जो कि पहले 2 सप्ताहों के दौरान हुए हैं, 2019 के पहले 2 सप्ताह, उनके दौरान जो इन्फेक्शंस फैले हैं उनमें जो बढ़ोतरी हो रही है, वो बढ़ोतरी स्पष्ट मांग करती है, स्पष्ट उसे आवश्यकता है एक इफेक्टिव प्लान की, एक प्रभावी योजना की, ताकि इस बढ़ोतरी को क्या कर सके, टू कंटेन इट, ताकि इसे रोका जा सके, है ना। इसे रोकने के लिए एक इफेक्टिव प्लान की आवश्यकता है। प्लान आपका नाउन है, इफेक्टिव आपका एडजेक्टिव है, ये आपका आर्टिकल हो गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। राजस्थान, कॉमा लगा दिया है, अब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन डालते हैं। एक एडजेक्टिव क्लास इन्होंने डाल दिया है, विच हैड अ बिग केस लोड लास्ट ईयर, जिसके पास पिछले वर्ष, लास्ट ईयर पिछले वर्ष, बड़ा सा मतलब लोड था, भारी भरकम बोझ था इसका, ठीक है। अब वो राजस्थान इज द वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट, सबसे बुरी तरह से प्रभावित राज्य है, इन द करंट सीजन,
वर्तमान के सीजन में, ठीक है ना। मीन्स कहने का राजस्थान जिसके पास पिछले वर्ष ही बहुत भारी भरकम लोड था, वो इस समय क्या है, वर्स्ट अफेक्टेड, सबसे बुरी तरह से प्रभावित राज्य है इन द करेंट सीजन, वर्तमान सीजन में, विथ 768 केसेज, जिसमें 768 मामले हैं, एंड 31 डेथ्स, और 31 मृत्यु के मामले हैं, एज ऑफ 13 जनवरी 13 मतलब 13 जनवरी से, ठीक है। एज ऑफ समथिंग पर्टिकुलर किसी टाइम से स्टार्ट होने की बात करता है कि इतने से स्टार्टिंग फ्रॉम 13 जनवरी, इस प्रकार से, ठीक है। देयर हैव बीन पीक्स इन द कंट्री, देयर पीक्स माने होता है चोटी, ठीक है, मतलब शिखर एक तरह से आप कह सकते हो। तो पीक्स का यहाँ मतलब क्या हो गया, आंकड़ों में सबसे अधिक होना। तो देयर हैव बीन पीक्स इन द कंट्री ओवर द पास्ट 6 ईयर्स, पिछले 6 वर्षों में देश में पीक्स बन गए। पीक्स मतलब होता है मैक्सिमम लेवल पा गया है, ठीक है, मतलब कहना है डिसीज का आ गया है। विद द नंबर ऑफ केसेज, जिसमें मामलों की जो संख्या है रिकॉर्डेड दर्ज कराई गई है बाय द इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम, ये पूरा इंस्टीट्यूट का नेम है, ये पूरा मतलब कहने का प्रोग्राम का नाम इन्होंने लिखा है IDSP प्रोग्राम के द्वारा। सोरिंग बढ़ रही है, सोर माने भी बढ़ना होता है, इंक्रीज होना। सोरिंग टू बढ़ के कितनी हो रही है, 242,592, 42,592 हो गई है। एंड द डेथ टोल होता है नंबर ऑफ पीपल दैट हैव बीन किल्ड, मतलब जो मारे जा चुके हैं या फिर किसी और कारण से जिनकी मृत्यु हो गई है, उन्हें कहते हैं डेथ टोल, मतलब मृतकों की संख्या। टचिंग जो कि छू रही है 2,990 का आंकड़ा इन 2015 में, ठीक है। तो मीनिंग आप देखेंगे कि देयर हैव बीन पीक्स, देश में कई शिखर रह चुके हैं पिछले 6 वर्षों में। अब ये कैसे बता रहे हैं, वो शिखर मतलब कहने का बड़े बड़े आंकड़े रह चुके हैं, ठीक है। अब उसमें इन्होंने कुछ यहाँ पे पीछे से लगा भी दिए हैं आंकड़े, क्या है, नंबर ऑफ केसेस जो कि दर्ज किए गए हैं इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम के द्वारा, वो बढ़ करके 42,592, और साथ में जो मृतकों की संख्या थी वो 2,990 हो गई थी 2015 में। इस प्रकार के आंकड़ों का मतलब कहने का इशारा करते हुए इन्होंने ये कहा है कि पिछले 6 वर्षों में कई सारे पीक्स जो हैं देश में बढ़ चुके हैं, मतलब कई सारे इस आंकड़े जो हैं डिसीजेस के वो बढ़ चुके हैं, ये कहने का मतलब है। आगे बढ़ते हैं। विथ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ एक्टिव वायरसेस, देखिए विथ बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग माने समझ। अब किस चीज़ की समझ, ऑफ द नेचर, प्रकृति की समझ। कैसी प्रकृति, ऑफ एक्टिव वायरस, सक्रिय वायरस की प्रकृति। सक्रिय वायरस कैसी नेचर का है, इसकी प्रकृति को लेकर के एक अच्छी खासी समझ। अच्छा देखिए, एक चीज़ तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, इंग्लिश में काफ़ी चीज़ें मीनिंग निकालने के दौरान थोड़ा सा उल्टी हो जाती हैं, रिवर्स गियर में आती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको, अगर आप बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा आपको सीखना चाहिए, इसलिए क्योंकि आप सभी जानते हो कि अगर हिंदी में रेखा का समीकरण लिखना है ना, तो इंग्लिश में अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो इक्वेशन ऑफ लाइन, वहाँ पर इक्वेशन पहले आ जाता है, हिंदी में समीकरण लास्ट में आता है। तो ये चीज़ तो आपको थोड़ा सा सीखनी पड़ेगी, तभी आप थोड़ा सा फ्लो में आ पाओगे इंग्लिश के, आसानी से जल्दी इस चीज़ों को समझ पाओगे, है ना। अदरवाइज अगर एक ही तरफ से चलोगे, हर वो रास्ता आपको आना चाहिए जो आपकी मंजिल तक जाता है, ठीक है। तो विथ बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी खासी समझ प्रकृति की, कैसी प्रकृति, वायरस की प्रकृति। अब ये प्रकृति आप ये पता लगा ग्रीनलैंड से जोड़ लेंगे तो कहाँ अच्छा रहेगा, ये जो प्रकृति है, बिहेवियर है वायरस का, उस नेचर की बात कर रहा है। तो वायरस का एक सक्रिय वायरस जो है हमारा एक्टिव वायरस, उस एक्टिव वायरस के क्या बिहेवियर हैं, इसकी एक अच्छी समझ होना। एंड और द अवेलेबिलिटी, उपलब्धता ऑफ ए क्वाड्रिवैलेंट वैक्सीन। क्वाड्रिवैलेंट वैक्सीन, वैसे वैक्सीन जो है पर्टिकुलर यहाँ पर वही टीका के लिए होता है, लेकिन वैक्सीन का मतलब एक दवा भी होता है, ठीक है, दवा। और क्वाड्रिवैलेंट का मतलब होता है 4 प्रकार की। वैसे क्वाड्रिवैलेंट वैक्सीन जो है फ्लू वगैरह के लिए यूज़ होती है, फ्लू इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड, है ना। तो जो 3 प्रकार के फ्लू हैं उनके लिए ट्राईवैलेंट वैक्सीन इस प्रकार से नाम आता है। क्वाड्रिवैलेंट मतलब जो 4 फ्लू की कैटेगरीज, अब वो अलग अलग H1N1 इस प्रकार की कई कैटेगरी हैं, बी वायरस हो गया इन्फ्लुएंजा के, तो कुल 4 कैटेगरी हैं। तो उन चारों कैटेगरी से निपटने के लिए जो दवा बनाई गई, जो कि उनको मतलब उस प्रॉब्लम से मतलब कहने का लोगों को बाहर निकाल सकती है, ऐसी वैक्सीन को इन्होंने क्वाड्रिवैलेंट वैक्सीन कह दिया, ठीक है। तो क्वाड्रिवैलेंट वैक्सीन का क्वाड का मतलब 4 होता है, जैसे क्वाड्रिलेटरल, है ना, तो 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं उसे इंग्लिश में। तो वही क्वाड का मतलब 4 है, तो 4 प्रकार के फ्लू से बचाने वाली जो वैक्सीन है वो दवा, उसे क्वाड्रिवैलेंट वैक्सीन इन्होंने कह दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं, पूरा मीनिंग समझेंगे कॉमा तक में, कि एक अच्छी खासी समझ होना वायरस के बिहेवियर के बारे में
और उसके साथ साथ क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन की अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता किसकी, ऑफ ए क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन, एक क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन की। अच्छा, एक ये पूरा का पूरा अवेलेबिलिटी उपलब्धता यही एक मेन नाउन है, और ये जो ऑफ प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन डाल दिया है, ये तो सिर्फ इसके बारे में बता रहा है कि अवेलेबिलिटी किस चीज़ की अवेलेबिलिटी, बस ये चीज़ है ना। तो अगर हम लिखना चाहें इस पूरे मैटर को शॉर्ट में तो हम इतना लिख सकते हैं, विथ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब लेकिन इससे पूरा मीनिंग नहीं निकल के आता। अब अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल कोई क्वेश्चन पूछेगा, आपने लिख दिया अंडरस्टैंडिंग, तो आपको बताना पड़ेगा कि किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ एक्टिव वायरस, एक्टिव सक्रिय वायरस की बिहेवियर को लेकर के एक अच्छी खासी समझ। और हमने दूसरा लिखा है एंड के साथ अवेलेबिलिटी, उपलब्धता। तो अब ये भी क्वेश्चन उठता है किस चीज़ की उपलब्धता, तो उपलब्धता है ऑफ ए क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन, एक अच्छी खासी क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन की उपलब्धता, और जो वायरस है उसके नेचर को लेकर के अंडरस्टैंडिंग। इन दोनों ही चीज़ों के साथ स्टेट गवर्नमेंट्स, जो हमारी राज्य सरकारें हैं, हैव नो एक्सक्यूज़, अब उनके पास कोई बहाना नहीं है, एक्सक्यूज़ नहीं है फॉर फेलिंग, असफल होने का, टू शार्पली, तेज़ी से, रिड्यूस माने कम करने के लिए, द स्प्रेड माने फैलाव को, बीमारियां तेज़ी से फैल रही हैं, इसको कम कर, तेज़ी से कम, सॉरी, जो बीमारियों का फैलाव हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, उसको तेज़ी से कम करने में असफल होने के लिए सरकार के पास कोई बहाना नहीं है। भाई सरकार क्या बहाना लेती है, हमारे पास प्रॉपर वैक्सीन्स नहीं है, या फिर मतलब हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं उस वायरस को जो कि लोगों के बीच में फैल रहा है, यही सब बहाने होते हैं। तो एक अच्छी खासी जो नेचर है एक्टिव वायरस का, उसकी अच्छी खासी समझ भी है गवर्नमेंट के पास। अब उसके अलावा उसके पास क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी भी है। अब उसके बाद भी अगर स्पीड हो रहा है और उसको शार्पली रिड्यूस नहीं किया जा रहा है, तो अब गवर्नमेंट के पास इसके लिए कोई बहाना नहीं है, ठीक है। तो मीनिंग यही निकला पूरे का कि एक्टिव वायरस का जो नेचर है उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग, और क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन जो है उसकी अवेलेबिलिटी होने के साथ ही स्टेट गवर्नमेंट के पास अब कोई बहाना नहीं बचा है कि वो क्यों इतने तेज़ी से फैलाव को तेज़ी से मतलब कहने का कम करने में असफल हो रही है, ठीक है। इसके लिए कोई बहाना नहीं है। लास्ट ईयर टाइम एडवर्ब है, लास्ट ईयर पिछले मतलब अंतिम वर्ष, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये पूरा केंद्रीय मंत्रालय है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, डिप्यूटेड मतलब तैनात किया टीम्स, अपनी टीमों को, टू असिस्ट ताकि वो सहायता करें राजस्थान की, किस चीज़ में, इन कंटेनिंग द आउटब्रेक, कंटेन मतलब होता है पर्टिकुलर, प्रिवेंट करना वही, तो प्रिवेंटिंग द आउटब्रेक, प्रकोप को रोकने में, ठीक है। तो यहाँ पर भी कंटेन का मतलब प्रिवेंट के रूप में यूज़ हो रहा है। आप इस मीनिंग को अगर जानते हैं तभी है मीनिंग यहाँ निकाल पाएंगे। तो शामिल करने में प्रकोप को, अगर आप यहाँ शामिल करना मीनिंग पढ़ते हो तो कहाँ निकलेगा मीनिंग, ठीक है। तो गलत भी हो जाएगा, आपका सेंस भी अलग डायरेक्शन में जाएगा। तो पिछले वर्ष जो ये हमारा केंद्रीय मंत्रालय है, इसने टीम्स को डिप्यूट किया था ताकि वो राजस्थान की सहायता करें आउटब्रेक को रोकने में। इट इज़ पर्टिनेंट, पर्टिनेंट माने हो अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, स्थिति के अनुसार उचित होना, उसे कहते हैं पर्टिनेंट, है ना। से इसका अपोजिट इम्पर्टिनेंट होता है, IM लग जाता है। तो पर्टिनेंट रिमार्क्स मतलब कहने का सही कहा गई टिप्पणी, इम्पर्टिनेंट रिमार्क्स अभद्र टिप्पणी, इस प्रकार से ये यूज़ होते हैं। तो इट इज़ पर्टिनेंट, ये उचित है, टू आस्क पूछना, व्हाट प्रिवेंटिव मीजर्स, किस प्रकार के प्रिवेंटिव माने रोकथाम, प्रिवेंट माने रोकना होता है, तो प्रिवेंटिव माने रोकने वाले, मीजर्स माने होता है उपाय, मीजर माने नापना भी होता है, लेकिन मीजर माने यहाँ पे सॉल्यूशन मतलब उपाय भी है, ठीक है। तो ये रेमेडीज जिसे कहते हैं हम। तो व्हाट इज़ पर्टिनेंट टू आस्क मतलब सॉरी इट इज़ पर्टिनेंट, तो मतलब कहने का ये आवश्यक है, ये उचित है, अप्रोप्रिएट है, टू आस्क कहना या पूछना कि कौन से रोकथामपूर्ण उपाय वेयर पुट इन प्लेस मन लागू किए गए हैं, बेस्ड ऑन आधार पर, द एक्सपीरियंस अनुभव के आधार पर कौन कौन से प्रिवेंटिव मीजर्स को पुट इन प्लेस किया गया है, मतलब इम्प्लीमेंट किया गया है, एक्शन में लाया गया है, इन्फोर्स किया गया है। ये जानना क्या है, ये आस्क करना, ये पूछना इस इम्पर्टिनेंट मतलब कहने सॉरी पर्टिनेंट मतलब अप्रोप्रिएट है, उचित भी है, ठीक है। तो इट इज़ पर्टिनेंट, ये उचित है कि हम पूछें कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स पुट इन प्लेस किए गए हैं, मतलब इन्फोर्स किए गए हैं, लागू किए गए हैं, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस अनुभव के आधार पर, है ना। लार्ज स्केल वैक्सीनेशन, बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन, टीकाकरण कह सकते हो, दवाएं बांटना। कैसी वैक्सीनेशन,
कवरिंग, जिसमें कवर किया गया है हाई रिस्क ग्रुप्स, ऊंचे अधिकतम खतरे वाले समूहों को। जैसे कौन कौन से समूह जिन्हें अधिकतम खतरा होता है, सच एज जैसे कि हेल्थ वर्कर्स हो गए, है ना, पीपल विथ लंग, और ऐसे लोग हो गए जो हेल्थ वर्कर्स मतलब जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो दूसरों की डिसीजेज खुद उनमें उनको अफेक्ट करने लगेगी, तो ऐसे हेल्थ वर्कर्स, उनको ये लार्ज हाई रिस्क ग्रुप है, ठीक है। तो उन हेल्थ वर्कर्स को के बारे में इन्होंने कहा। पीपल, ऐसे लोग विथ, जिनमें लंग, किडनी और लीवर एंड हार्ट डिसीज से रिलेटेड, एंड डायबिटिक्स, इस प्रकार, एंड एल्डरली, और मतलब कहने का, और जो बुजुर्ग लोग हैं इस प्रकार, मतलब एल्डरली और जो बड़े लोग हैं, इनके लिए इन्होंने कहा है। तो इन सभी चीज़ों से पीड़ित जो लोग हैं, ये लोग और हेल्थ वर्कर्स का ग्रुप, इन दोनों ही ग्रुप्स के लिए ये जो हाई रिस्क ग्रुप है, इनको कवर करने वाला जो लार्ज स्केल वैक्सीनेशन है, ये वैक्सीनेशन कुड रिड्यूस, कम कर सकता है, द इम्पैक्ट माने प्रभाव को, ऑफ द वायरसेस मतलब वायरस के, इन स्टेट्स राज्यों में, सच एज राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना एंड नेशनल कैपिटल रीजन, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में, है ना, ऑल ऑफ विच, जिनमें से सभी, हैड लार्ज नंबर ऑफ केसेस, बड़े मात्रा में इनके पास, बड़ी संख्या में इनके पास क्या है, मामले हैं, 3 years ago, 3 साल पहले, ठीक है। तो मीनिंग इसका क्या निकला, पूरा मीनिंग इसका ये है, यहाँ पे आपको कहाँ से देखना है, ये तो इम्पर्टिनेंट हो गया। लार्ज स्केल वैक्सीनेशन, बड़े पैमाने पर जो वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसमें कि हेल्थ वर्कर्स को शामिल किया गया है और इस प्रकार के बीमारियों से संबंधित जो लोग हैं उनको शामिल किया गया है। इस प्रकार का लार्ज स्केल वैक्सीनेशन कुड रिड्यूस, कम कर सकता है ना, कम कर सकता है, क्या कम कर सकता है, वायरस के प्रभाव को। कहाँ पर प्रभाव, जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में, राजस्थान हो, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। तो अगर बड़े मात्रा में वैक्सीनेशन किया जाता है तो निश्चित रूप से वो कई सारे राज्य जिनके नाम यहाँ दिए गए हैं वहाँ पर वायरस के प्रभाव को कम कर सकता है, ठीक है। और ये कैसे राज्य हैं, ये सारे वो राज्य हैं, ऑल ऑफ विच, जिनके पास हैड ए लार्ज नंबर ऑफ केसेस 3 years ago, 3 साल पहले जिनके पास अच्छी भारी भरकम मात्रा में, भारी भरकम संख्या में इनके पास केसेस थे, ठीक है। इनके बारे में बता रहे हैं कि अगर लार्ज स्केल वैक्सीनेशन, मतलब ये है कि एक तरफ से वैक्सीनेशन ही शुरू कर, जैसे आयुष्मान भारत योजना हो गई, अब एक अच्छी खासी योजना है जिसमें बड़े लोगों को, मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। तो ऐसे ही कोई लार्ज स्केल वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट करें तो निश्चित रूप से लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा इसका। ए यूनिवर्सल प्रिवेंटिव प्रोग्राम, मतलब यूनिवर्सल, सभी के लिए, प्रिवेंटिव रोकथाम पूर्ण प्रोग्राम, मतलब कार्यक्रम, शुड बी कंसिडर्ड, इसके पर विचार किया जाना चाहिए, एट लीस्ट फॉर द फ्यूचर, कम से कम भविष्य के लिए, अभी नहीं तो कम से कम भविष्य के लिए इस पर विचार किया जाना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, पुट आउट एन एडवाइजरी। अच्छा, पुट आउट, इस फ्रेजल वर्ब के बारे में आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ये पुट आउट जो होता है, इसके मीनिंग्स कई होते हैं और आप ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर में जाके चेक भी कर सकते हो। कई मीनिंग्स हैं, सारे नहीं बताए जा सकते क्योंकि सारे एग्जाम में आते भी नहीं हैं, लेकिन आप पढ़ जरूर सकते हो इन्हें। पुट आउट के जो एक बेसिक मीनिंग जो बहुत पहले आया करता था, अभी भी आता है, पुट आउट का मीन्स आग बुझाना, है ना, स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग, किसी को जलने से रोकना, आग बुझाना। इसका एक और साइनोनिम होता है एक्सटिंग्विश, EXTINGUISH, एक्सटिंग्विश माने भी आग बुझाना होता है ना, एक्सटिंग्विश द कैंडल, पुट आउट द कैंडल, इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो इसे। तो यहाँ एक आग बुझाने के लिए मीनिंग आता है, और एक और होता है पुट आउट समथिंग टू पब्लिश समथिंग, टू ब्रॉडकास्ट समथिंग, किसी चीज़ को प्रकाशित करने के लिए भी पुट आउट इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यही दो हैं जो एग्जाम में आते हैं, और बाकी आप और जा करके पढ़ सकते हो, अपने लेवल पे कुछ सर्च किया करिए ताकि वो मीनिंग्स आप जो मैंने बताया वो वहाँ पे मैच भी कर रहे हैं कि नहीं, तो आपको रीचेक करना आपका काम है, ठीक है। कोई कुछ भी पढ़ा दे ऐसा नहीं, मतलब आपको सीख लेना, आपको उसे चेक भी करना चाहिए। लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने पुट आउट किया है, मतलब पब्लिश किया, एन एडवाइजरी, एडवाइजरी माने होता है एक सलाह, एक वार्निंग कह सकते हो। एडवाइजरी को आप एडवाइस से जोड़ो तो वैसे सलाह कह दोगे, और सलाह और जब कोई अथॉरिटी सलाह देती है तो वो सलाह नहीं देती, वो वार्निंग एक तरह से हो जाती है, ठीक है। सलाह तो कोई अपना देता है, एडवाइजरी जब कोई अथॉरिटी रिलीज कर रही है तो फिर वो आपके लिए वार्निंग ही होगी एक तरह से, ठीक है। तो एडवाइजरी का मतलब यहाँ पे सिंपली ऑफिशियल वार्निंग आप पढ़ सकते हो। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक वार्निंग, एक चेतावनी प्रकाशित की ऑन द राइट वैक्सीन, राइट उचित वैक्सीन को लेकर के, टू प्रोटेक्ट, ताकि बचाया जा सके, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, की इसे बचाया जा सके, अगेंस्ट ए नोन सेट ऑफ वायरस, मतलब कि नोन माने ज्ञात, सेट ऑफ वायरस जो वायरस का समूह है उनसे, ठीक है, उसके प्रति मतलब इन्होंने एक एडवाइजरी, एक वार्निंग जारी की। सच एज, अच्छा कैसे वायरस, सच एज इन्फ्लुएंजा ए H1N1, ये वायरस के नाम है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा ए H1N1 हो गया, H3N2 हो गया, एंड इन्फ्लुएंजा बी वायरस, इन सभी से के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन के लिए
यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी कर दी, ठीक है। यट फिर भी मोस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, ज़्यादातर जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, आर नॉट प्रिपेयर्ड, वो तैयार नहीं है फॉर ए मास एडॉप्शन, भारी भरकम एडॉप्शन के लिए। मतलब मास एडॉप्शन का मतलब होता है बड़ी मात्रा में लोगों को एडॉप्ट करना। अच्छा, कोई प्रोग्राम अगर कुछ लोगों को एडॉप्ट कर रहा है, इसका मीन्स ये नहीं है कि मतलब वो उनको गोदी ले रहा है। एडॉप्ट करने का मीन्स वहाँ ये हो जाएगा कि उस प्रोग्राम के तहत जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनसे बड़े लोगों को फ़ायदा हो रहा है। मतलब कहने का, अगर काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों को अडॉप्ट किया जा रहा है किसी प्रोग्राम में, मीन्स उस प्रोग्राम का जो बेनिफिट है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों को, बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है। तो मोस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स आर नॉट प्रिपेयर्ड, वो तैयार नहीं है फॉर ए मास एडॉप्शन, मतलब भारी भरकम एडॉप्शन के लिए, मतलब भारी लोगों को, काफ़ी बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए वो जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं वो तैयार नहीं है। कैसे एडॉप्शन ऑफ द वैक्सीन, मतलब वैक्सीन का, तो यहाँ कहना चाह रहे हैं मास एडॉप्शन ऑफ वैक्सीन, बड़ी मात्रा में वैक्सीन ला सकें और लोगों को, मतलब इसके लिए वो तैयार नहीं है, नॉट प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट डोजेस, अनुपलब्धता मतलब उपलब्धता का, किसी चीज़ की उपलब्धता ना होना, किस चीज़ की है, ऑफ सफिशिएंट डोजेस, पर्याप्त मात्रा में खुराकों की, किसकी खुराकें, ऑफ क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन, क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन की, ठीक है। तो क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन की पर्याप्त खुराकों की अनुपलब्धता, मतलब उनकी उपलब्धता का ना होना, एज वेल एज, और उसके साथ साथ प्रॉफिटरिंग का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, ऑन द डिमांड, मांग पर, ठीक है। मांग पर फ़ायदा उठाने का मतलब ये हो गया, जैसे किसी पर्टिकुलर वैक्सीन की या पर्टिकुलर जो टैबलेट है उसकी मांग बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो फिर पर्टिकुलर ये होता है कि वो जो मतलब मेडिकल शॉप वाला होगा या क्लिनिकल शॉप होगी, वो क्या करता है, वो पता लगा कि 50 रुपये की ट्यूब है, तो अब उसको वो मतलब 52 रुपये में या 57 या 60 रुपये में, मतलब इस तरह हाई प्राइस पर बेचता है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो होती है प्रॉफिटरिंग कहलाती हैं, ठीक है। तो वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन की जो खुराकें हैं वो सफिशिएंट ना होना, मतलब उनकी सफिशिएंट, उनकी पर्याप्त रूप से उपलब्धता का ना होना, एक ये। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि अगर डिमांड है किसी चीज़ की तो उस पर प्रॉफिट लेना, उस पर ज़्यादा फ़ायदा लेना, ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं, हैव नॉट बीन एड्रेस्ड, इनको अभी सुलझाया नहीं गया है, इनको अभी भी संबोधित नहीं किया गया, इन पर विचार नहीं किया गया है। इफ़ अ वैक्सीन हैज़ प्रूवन इफिकैसी मतलब इफेक्टिव, यदि कोई वैक्सीन हैज़ प्रूवन वो साबित हुई है, इफिकैसी मतलब कहने का इफेक्टिव, प्रभावी साबित हुई है, इन रिड्यूसिंग माने कम करने में, द बर्डन माने बोझ को, ऑफ सीजनल इन्फ्लुएंजा, ये ऋतुपूर्ण ये जो इन्फ्लुएंजा है इसके, ठीक है। मतलब यदि कोई वैक्सीन पर्टिकुलर सीजनल इन्फ्लुएंजा के बोझ को कम करने में प्रभावी साबित हुई है, तो इट मस्ट बी मेड पार्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम, इसको बनाया जाना चाहिए पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम, जन स्वास्थ्य जो तंत्र है उसका एक पार्ट बनाया जाना चाहिए, अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। मीन्स कहने का ईजिली उसे प्रोवाइड किया जा सके। जब किसी से अगर बेनिफिट मिल रहा है, मतलब कहने का पर्टिकुलर किसी डिसीज़ से, तो किसी पर्टिकुलर वैक्सीन का यूज़ करके, तो वहाँ पर फिर क्या, हमको उसे पब्लिक हेल्थ सिस्टम का पार्ट बनाना चाहिए, मतलब वो ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए। एन अम्ब्रेला स्कीम का मतलब होता है ऐसी स्कीम जिसमें कि कई सारी चीज़ों का समावेश हो, ठीक है। तो अम्ब्रेला स्कीम एक बड़ी योजना सच है, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना कैन ईजिली प्रोवाइड, या आसानी से उपलब्ध करा सकती है, इट मतलब इस वैक्सीन को, टू एवरीवन, हर व्यक्ति को, यूजिंग जो कि प्रयोग कर रहा हो, पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का, जो पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का यूज़ कर रहा है, ऐसे हर व्यक्ति को ईजिली प्रोवाइड कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना ऐसी अम्ब्रेला स्कीम्स आसानी से ऐसी चीज़ को उपलब्ध करा सकती है। आयुष्मान भारत योजना जहाँ 10 करोड़ परिवारों को, या फिर एक परिवार में 5 सदस्यों को अगर आप एवरेज लो, तो 50 करोड़ लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। आयुष्मान भारत योजना के तहत जो एक्टिविटीज़ हैं, इस पर भी उस समय आए थे एडिटोरियल्स, जिस पर हमने बताया था सारी चीज़ों के बारे में, कितने लोगों को क्या बेनिफिट मिलने वाला है इसमें, ठीक है। तो ये आयुष्मान भारत योजना के बारे में ही कह रहे हैं कि अम्ब्रेला स्कीम के तहत, जैसे अम्ब्रेला स्कीम में एक आयुष्मान भारत योजना भी हो सकती है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। इसके दौरान इसकी सहायता से आसानी से हर व्यक्ति को, मतलब कहने का, अवेलेबल कराई जा सकती हैं ऐसी वैक्सीन्स वगैरह। कैंपेन्स माने अभियान, टू एजुकेट, शिक्षित करने के लिए, द पब्लिक, लोगों को, जनता को शिक्षित करने के लिए अभियान, थ्रू किसके द्वारा, मास मीडिया, विशाल मीडिया के द्वारा, ठीक है। तो मास मीडिया के द्वारा जनता को, पब्लिक को शिक्षित करने के लिए जो अभियान है
अहेड ऑफ सीजन, सीजन के पहले, है ना, जो पर्टिकुलर सीजन जिस पर बीमारी फैलने वाली है इन्फ्लुएंजा जैसी, उसके ठीक पहले, ठीक है, मास मीडिया की सहायता से पब्लिक को एजुकेट करने के लिए जो कैंपेन्स है, अभियान है, ठीक है, वो उनकी बात कर रहे हैं। कैन हेल्प, वो हमारी सहायता कर सकते हैं कट, समाप्त करने में, ट्रांसमिशन को, मतलब फैलाव को, बीमारी के फैलाव को। अब बीच में जो छूटा था इसको पढ़ लीजिए। स्पेशली, विशेषकर, ऑन रेस्पिरेटरी एटिक्वेट, रेस्पिरेटरी मतलब होता है श्वसन संबंधी, ठीक है, रेस्पिरेटरी मतलब सांस से संबंधित, एटिक्वेट माने शिष्टाचार, रूल और रेगुलेशंस, एंड रिस्क रिडक्शन, और खतरों के कम करने के लिए। मतलब कहने का रेस्पिरेटरी जो हो गया, रेस्पिरेटरी एटिक्वेट का मतलब श्वसन से संबंधित, जो एटिक्वेट का मतलब शिष्टाचार होता है, रूल और रेगुलेशन वही मतलब हो गया, ठीक है, सिंपली। तो रेस्पिरेटरी एटिक्वेट हो गया, और रिस्क रिडक्शन जो खतरा है उसको कम करने के लिए, विशेषकर किसी सीजन के पहले, जिस सीजन में मतलब खतरा ज़्यादा होता है उस सीजन के पहले ही मास मीडिया के द्वारा पब्लिक को एजुकेट करने के लिए जो अभियान चलाए जा रहे हैं, ये अभियान अगर चलाए जाते हैं तो ये कैन हेल्प, ये हमारी सहायता कर सकते हैं कट करने में, समाप्त करने में या कम करने में, ट्रांसमिशन मतलब कहने का फैलाव को, ठीक है। ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर सीजन में इन्फ्लुएंजा के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं जिस सीजन में, उसके ठीक पहले कि मास मीडिया का हेल्प लीजिए, पब्लिक को एजुकेट कीजिए और चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कीजिए और प्रॉब्लम से बचिए। तो आगे पढ़ते हैं। एट द सेम टाइम, उसी समय, अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स, जो वर्तमान में वैक्सीन्स काम कर रही हैं उनको अपग्रेड करना, अपडेट करना, जैसे मोबाइल एप्लीकेशन को अपडेट करते हो वैसे ही एग्जिस्टिंग वैक्सीन को अपग्रेड कर देना, मतलब उसमें जो कमियां हैं, जो उसमें और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है, उनको कह रहे हैं कि अपग्रेड कर देना, ठीक है। तो उसी समय अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग वैक्सीन, वर्तमान में जो वैक्सीन है उन्हें अपग्रेड करना, उनके स्तर को बढ़ा देना, उनकी गुणवत्ता को बढ़ा देना, रिक्वायर्स, इसके लिए आवश्यक है कंसिस्टेंट एफर्ट, एक निरंतर प्रयास की, एक कंटिन्यू एफर्ट टू ट्रैक, ताकि पता लगा सके वायरल म्यूटेशंस, जो वायरल चेंजेस हैं उन पर में का, मतलब कहने का जल से रिलेटेड होगा या फिर जो वायरस से रिलेटेड जो चेंजेस आ जाते हैं उनका पता लगाया जा सके, ट्रैक किया जा सके, दैट, जो कि टेक प्लेस, घटित होते हैं, पीरियडिकली, मतलब कहने का एक पर्टिकुलर समय के बाद बार बार, एंड कम्युनिकेट, और बात किया जा सके, कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन, और उस जानकारी को कम्युनिकेट करके मतलब बात के द्वारा पहुँचाया जा सके, टू रिसर्चर्स, मतलब अनुसंधानकर्ताओं तक, थ्रू, किसके माध्यम से, थ्रू ओपन एक्सेस डाटाबेस, मतलब कहने का खुल करके एक्सेस प्राप्त किया जा सके, जिसे डाटाबेस मतलब आंकड़े, मतलब ऐसे आंकड़ों के द्वारा, ओपन डाटा एक्सेस डाटाबेस का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, मतलब स्वतंत्र आंकड़ों के द्वारा, कोई मतलब छिपी बात ना हो, स्पष्ट बिल्कुल सिंपल वे में आंकड़े निकले और उनके द्वारा रिसर्चर्स को पता लगे कितनी बड़ी मात्रा में लोग इससे प्रभावित हैं, ताकि वो अपनी एनालिसिस के द्वारा हेल्प कर सकें। तो मीनिंग पूरा ये है कि उसी समय जब ऐसी प्रोसेस चल रही है, आयुष्मान भारत के द्वारा लोगों को हेल्प की जाए, ऐसी वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए, एजुकेट किया जाए, उसी समय साथ में हम ये काम भी कर सकते हैं एट द सेम टाइम, जो हमारी अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स, मतलब जो हमारी वैक्सीन्स पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं उनको अपग्रेड करने के लिए आवश्यकता है हमें कंसिस्टेंट एफर्ट की, ताकि हम ट्रैक कर सके वायरल चेंजेस हो रहे हैं उनको, उनका पता लगा सकें, है ना, तभी तो उसमें संशोधन कर पाएंगे, अपग्रेड पर कर पाएंगे अपनी वैक्सीन्स को, है ना। और ये वायरल चेंजेस का पता कैसे लगा पाएंगे, दैट टेक प्लेस, जो कि घटित होते हैं पीरियडिकली, पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, जो पर्टिकुलर समय के दौरान बदलते रहते हैं, तो उनका पता लगा, वहाँ से हम उन्हें पता लगा करके फिर करें क्या, एंड कम्युनिकेट द इन्फॉर्मेशन, और वो जानकारी हम अपने रिसर्चर्स को दें जो उस चीज़ पर काम कर रहे हैं, कैसे, थ्रू ओपन एक्सेस डाटाबेस, ओपन एक्सेस डाटाबेस के द्वारा, मतलब इजीली आंकड़े प्रोवाइड करा के। देयर आर 41 वायरस रिसर्च डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, यहाँ लगभग 41 वायरस रिसर्च डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज़ हैं इन इंडिया, भारत में, एंड दे कैन स्टडी, और ये लेबोरेटरीज क्या कर सकती हैं, दे कैन स्टडी, ये अध्ययन कर सकती हैं, द नेचर ऑफ इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस की प्रकृति का, उसके बिहेवियर का, टू प्रोवाइड, और उपलब्ध कराने के लिए, जेनेटिक इंसाइट्स, मतलब कहने का जेनेटिक माने आंतरिक, अंतर्दृश्य कह सकते हो आप, जेनेटिक मतलब जीन से रिलेटेड, इनसाइट का मतलब स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर, ठीक है, इनसाइट मतलब अंतर्दृश्य होता है पूरा, कि स्पष्ट दृष्टि इसे कह सकते हो आप, लेकिन जेनेटिक इनसाइट को आप ऐसे समझ लोगे कि जीन से रिलेटेड, मतलब कहने का उसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन, उसे जेनेटिक इनसाइट मैंने कह दिया। टू पीयर साइंटिस्ट, पीयर साइंटिस्ट मतलब होता है, पीयर का मतलब होता है कि एक ही एज का पर्सन, है ना, मतलब कलीग टाइप का, उस प्रकार से। तो जैसे कि रिसर्च लैबोरेटरीज में डायग्नोस्टिक करने वाले पर्सन्स होंगे, वो अध्ययन करेंगे, तो वो अपने हमजोली के, पीयर साइंटिस्ट मतलब अपने ही जैसे साइंटिस्ट को वो इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करा सकते हैं। तो मीनिंग यही है कि 41 रिसर्च लैबोरेटरीज हैं जो कि क्या करते हैं, अध्ययन कर सकते हैं इन्फेक्शंस के नेचर का, और
उपलब्ध कराने के लिए जेनेटिक इंसाइट, मतलब उसके जीन से रिलेटेड, मतलब उसके और रिलेटेड जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको, और किसको उपलब्ध कराएंगे, टू पीयर साइंटिस्ट, मतलब अपने ही हमजोली के, अपने ही जैसे साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को। दिस कैन हेल्प, ये सहायता कर सकता है डेवलप करने में वैक्सीन्स एंड रेमेडीज, और ज़्यादा दवाएं और साथ में उपायों को डेवलप करने में ये हेल्प कर सकता है, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट, व्हेन इट कम्स टू जब भी आता है, इसका मतलब होता है जब बात आती है ट्रीटमेंट की। व्हेन इट कम टू समथिंग, जब बात आती है इस चीज़ की। तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट मीन्स जब बात आती है ट्रीटमेंट की, यानी इलाज की, तब क्या है, द अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स, एंटीवायरल ड्रग्स की उपलब्धता, है ना, जो वायरल इन्फेक्शन से हमें बचाए, ऐसे एंटीवायरल ड्रग्स की, मतलब दवा, ड्रग्स माने दवा यहाँ पे पढ़ेंगे आप, ऐसे एंटीवायरल ड्रग्स की उपलब्धता, सच एज, जैसे इन्होंने एक नाम लिख दिया है, ऑसेल्टामिविर, ये नाम है इन्होंने, इन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम, पब्लिक हेल्थ सिस्टम में शुड बी इंश्योर्ड, इसकी सुनिश्चितता की जानी चाहिए। तो ये एंटीवायरल ड्रग है जिसका इन्होंने नाम लिखा है यहाँ पर, ऐसी ड्रग की, ऐसी दवा की उपलब्धता पब्लिक हेल्थ सिस्टम में इंश्योर, सुनिश्चित की जानी चाहिए, मतलब वो इजीली अवेलेबल है कि नहीं, ऐसा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सीजनल इन्फ्लुएंजा, जो मौसमी, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन के दौरान जो इन्फ्लुएंजा फैलता है, विल कंटिन्यू टू रिसर्फेस, वो जारी रहेगा, रिसर्फेस माने फिर से दिखाई देना, फिर से मतलब नोटिस होना, ये जारी रखेगा, मतलब इन्फ्लुएंजा केसेस तो फिर से आते रहेंगे। ऐसा कौन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत, है ना, ये कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा के केसेस तो कंटिन्यू रहेंगे, रिसर्फेस होना, बार बार दिखाई देना। इंडिया मस्ट प्रिपेयर फॉर इट, और भारत को इसके लिए तैयार भी होना चाहिए। विथ ए कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंस मतलब होता है इंक्लूडिंग, मतलब कहने का कई चीज़ों को समावेशित कर देने वाला, ठीक है। तो समावेशी कार्यक्रम के साथ भारत को इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। कैसा समावेशी कार्यक्रम, दैट कवर्स, जो कि कवर करता हो ऑल स्टेट, सभी राज्यों को, सभी को राज्यों को कवर करने वाले कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम के साथ भारत को इस चीज़ के लिए तैयार भी होना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हो कवर्स लगा है, वर्ब के में SEIS लगा है, क्योंकि आपका एंटीसीडेंट जो कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आपका सिंगुलर है, नॉट ए प्रोग्राम्स, इट इज़ प्रोग्राम, ठीक है। तो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, चूंकि एंटीसीडेंट सिंगुलर, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में लिख रहे हैं आगे, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगा दिया है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अब हम पढ़ते हैं कुछ वर्ड्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्राई आउट फॉर समथिंग, इसका मीनिंग मैंने बता दिया था, टू नीड समथिंग वेरी मच, किस चीज़ की अत्यंत आवश्यकता होना। जैसे द कंपनी इज़ क्राइंग आउट फॉर फ्रेश न्यू टैलेंट, मतलब कंपनी को आवश्यकता है फ्रेश, बिल्कुल नए तरोताज़ा टैलेंट की, मतलब ज्ञान की, ठीक है। डेथ टोल का मतलब होता है द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इन एन एक्सीडेंट और वार और डिजास्टर एट्सेट्रा, किसी आपदा में, एक्सीडेंट वगैरह में जो लोग मर जाते हैं, उनकी जो संख्या है उनको कहते हैं डेथ टोल। तो डेथ टोल मतलब नंबर ऑफ पीपल किल्ड इन एन एक्सीडेंट, वार और डिजास्टर एट्सेट्रा। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, द डेथ टोल हैज़ नाउ राइजन टू 300, मृतकों की संख्या है जो अब वो बढ़कर 300 हो गई है। पर्टिनेंट होता है एप्रोप्रिएट टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर उचित है उसे पर्टिनेंट कहते हैं। जैसे रिलीवेंट कह सकते हो, उचित कह सकते हो। एग्जांपल देख लेंगे, प्लीज़ कीप योर कमेंट्स पर्टिनेंट टू द टॉपिक अंडर डिस्कशन, जो टॉपिक डिस्कशन के दायरे में है प्लीज़ अपने कमेंट्स उसी से संबंधित रखिए। प्लीज़ कीप योर कमेंट्स रिलीवेंट टू द टॉपिक, जो कि टॉपिक से रिलीवेंट हो, टॉपिक के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट हो, उन्हीं कमेंट्स को यहाँ करिए, ठीक है। और टॉपिक किससे रिलेटेड, अंडर डिस्कशन टॉपिक है जो, उससे रिलेटेड। पुट आउट समथिंग, टू पब्लिश और ब्रॉडकास्ट समथिंग होता है, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग भी होता है। दोनों को याद रखिएगा, किस चीज़ को प्रकाशित करना या फिर किसी चीज़ को जलने से रोकना, यानी मतलब बुझा देना किसी आग को, इसे पुट आउट कहते हैं। एडवाइजरी होता है एन ऑफिशियल वार्निंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, एक आधिकारिक चेतावनी एक तरह से, या सलाह कह सकते हो, जो कि मतलब क्या कहे कि कुछ बुरा होने वाला है, ऐसी एडवाइजरी को सलाह कह सकते हो आप। प्रॉफिटरिंग होता है द एक्ट ऑफ मेकिंग ए लॉट ऑफ मनी इन एन अनफेयर वे, गलत तरीके से खूब सारा पैसा कमाना, वो प्रॉफिटरिंग होता है। फॉर एग्जांपल आस्किंग वेरी हाई प्राइसेस, काफ़ी ऊंचा दाम मांगना, फॉर थिंग्स, चीज़ों के लिए, दैट आर हार्ड टू गेट, जिन्हें पाना मुश्किल हो। तो दुर्लभ चीज़ों के लिए काफ़ी ऊंचा दाम लेना, उनकी वास्तविक कीमत से, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, जितना उन्हें मतलब उसके लिए वसूला जाना चाहिए, उससे ज़्यादा उसके लिए कीमत मांगना, ये प्रॉफिटरिंग कहलाता है, ठीक है। तो आगे और वर्ड पढ़ते हैं। इटिक्वेट होता है द फॉर्मल रूल्स ऑफ करेक्ट और पोलाइट बिहेवियर इन द सोसाइटी, समाज में
करेक्ट और पोलाइट बिहेवियर के जो बिल्कुल औपचारिक नियम होते हैं उन्हें शिष्टाचार कह सकते हो, आप तहजीब कह सकते हो, तमीज़ कह सकते हो, इटिक्वेट होता है। इटिक्वेट की स्पेलिंग जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब कहने का एग्ज़ाम में आ चुकी है और आगे भी आ सकती है, इसलिए इसे याद करना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थे कुछ वर्ड्स और आज का एडिटोरियल। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कल वीडियो आना था बट किसी कारण से नहीं आ सका, आई एम रियली वेरी सॉरी। फिलहाल कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।